जय हिंद साथियों। सबसे पहले हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2024 के लिए जो प्रीलिम्स के लिए सिलेबस जारी किया है, उसकी जो यूनिट 5 है, उसके टॉपिक हमने कौन कौन से कंप्लीट कर लिए हैं पहले उनको देखते हैं। और फिर उसके बाद हम अगला टॉपिक जिस आज के इस वीडियो में जिसकी बात करने वाले हैं उस पर आते हैं। तो देखो ऐसा है, हमने ऊपर से संविधान सभा को कंप्लीट कर लिया है, संसद को, राष्ट्रपति और संघीय कार्यपालिका को कंप्लीट कर लिया है, साथ ही सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायिक व्यवस्था को भी कंप्लीट कर लिया है। तो इतने वीडियो पहले ही आ चुके हैं। ये 5 वीडियो, 6 वीडियो, 7 वीडियो जितने भी हैं आपने देख लिए होंगे। वीडियो छोटे छोटे हैं, साथ ही देखो कॉन्सेप्ट के साथ साथ एमसीक्यू भी लगाए हुए हैं, तो सारी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आ गई होगी। जितने भी फैक्ट बन सकते थे उनको भी हमने देखा है। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो संवैधानिक संशोधन वाला चैप्टर है इसको अभी स्किप कर रहे हैं, इसको लास्ट में करेंगे कंप्लीट। संवैधानिक संशोधन और आर्टिकल जितने भी हैं ना उनको एक ही वीडियो में देखेंगे। आज के इस वीडियो में हम किसे देखने वाले हैं उस पे आते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो आधारित होगा मौलिक अधिकारों पर, मौलिक अधिकारों पर। और फिर उसके बाद अगला वीडियो कर्तव्य, और फिर अगला वीडियो होगा जो वो डीपीएसपी पर होगा। तो इनको हम देखने वाले हैं। तो मौलिक अधिकारों की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो हम सीधे पहुंचते हैं अब कंटेंट पर, मौलिक अधिकारों पर। कंटेंट को देखेंगे फिर हम एमसीक्यू लगाएंगे। तो सीधे आ जाते हैं अब हम कंटेंट पर। मूल अधिकार कितना आवश्यक है, क्यों महत्वपूर्ण है और इनकी क्या उपयोगिता है, क्या प्रासंगिकता है, इस सब की चर्चा जो है वो हम मुख्य परीक्षा के वीडियो में करेंगे। अभी ये वीडियो जो है वो प्रीलिम्स परीक्षा पे आधारित है, और ये कंटेंट जो है वो बिल्कुल पूर्ण रूप से प्रीलिम्स परीक्षा के लिए समर्पित है। आप एमपीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की परीक्षा दे रहे हैं तो उसके लिए ये वीडियो जरूर निश्चित रूप से उपयोगी होगा ही होगा। अगर आपके सिलेबस में मूल अधिकार वाला टॉपिक है तो अगर वहाँ से क्वेश्चन आता है तो इस बात की तो गारंटी है कि इस कंटेंट से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर इसके जो सारे एमसीक्यू हैं और जो नोट्स हैं उनको आप पढ़ के जाते हैं, अच्छे से तैयार करके जाते हैं, तो निश्चित रूप से मूल अधिकार से आने वाला क्वेश्चन इससे बाहर नहीं हो सकता है। हम शुरू करते हैं वीडियो को। और जो पहला फैक्ट है, सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट जो कि 1928 में आई थी, नेहरू रिपोर्ट द्वारा मूल अधिकारों को भारत के संविधान में सम्मिलित करने की आकांक्षा प्रकट की गई थी। इस कथन का मतलब ये है कि जब पहली बार नेहरू रिपोर्ट आई ना 1928 में, जब नेहरू रिपोर्ट जारी की गई तो पहली बार मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में सम्मिलित करने की इच्छा प्रकट की गई थी। भारतीय संविधान में जो भाग 3 है, भारतीय संविधान का भाग 3 के अंतर्गत जो अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं उनमें मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो पूछा जाए कि संविधान में कहाँ पर वर्णन है तो भाग 3 में है। कौन कौन से अनुच्छेद हैं, तो अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक जो है वो मूल अधिकारों का वर्णन करते हैं। कितने अधिकार हैं, तो ये हैं समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार एवं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को राज्य के कृत्यों के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में स्थान दिया गया है। यहाँ जो लिखा है इसका मतलब है कि राज्य जो कर रहे हैं ना उन पर, उनके विरुद्ध ये मूल अधिकार दिए गए हैं कि कोई भी कानून ऐसा नहीं होगा जो मूल अधिकारों के खिलाफ जाता हो, व्यक्ति के जो नागरिक के मूल अधिकार है ना उनका हनन करता हो। अगर ऐसा होता है तो क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय जो है उसका संज्ञान लेता है और उस कानून को अवैध घोषित कर देता है। मौलिक अधिकार पूर्णतः नैसर्गिक एवं अप्रतिदेय की श्रेणी में आते हैं। तो कैसे हैं, मूल अधिकार जो हैं नैसर्गिक हैं और अप्रतिदेय की श्रेणी में आते हैं। अनुच्छेद 352 के तहत आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन की स्थिति में अनुच्छेद 358 और 359 के प्रावधान के अंतर्गत ही मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। तो अगर मूल अधिकारों के निलंबन की बात आएगी कब हो सकता है, तो जब अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की उद्घोषणा की जाएगी तो क्या होगा, अनुच्छेद 358 और 359 के प्रावधानों के अंतर्गत ही मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। और ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है जब व्यक्ति के, नागरिक के मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सके। मौलिक अधिकारों को न्याय योग्य रूप में संविधान में रखा गया है।
तो जो मौलिक अधिकार हैं वो कैसे हैं? न्याय योग्य हैं, यानी कि वाद योग्य हैं। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकते हैं। अर्थात न्याय योग का अर्थ ये होता है कि अगर आपके मूल अधिकार जो है उनका हनन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकते हैं। वर्तमान में जो है कुल 6 मौलिक अधिकार हैं, लेकिन मूल संविधान में पहले 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे। जब संविधान बना हुआ था तो उस समय 7 थे और वर्तमान में 6 हैं। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की तुलना में जो अमेरिका के अधिकार बिल से की जाती है, तो भारतीय संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं उनकी तुलना जो है अमेरिका के अधिकार बिल से की जाती है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का संरक्षण का दायित्व जो है न्यायपालिका के पास है। तो न्यायपालिका की जिम्मेदारी है कि वो नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षण करें। किसकी जिम्मेदारी है ये? न्यायपालिका की जिम्मेदारी है। संविधान का अनुच्छेद 14 यह सुनिश्चित करता है कि किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। इस रूप में अनुच्छेद 14 विधायन सत्ता पर नियंत्रण लगाता है। देखो क्या होता है, विधि के समक्ष समता का अर्थ होता है कि कानून के समक्ष सभी समान हैं, चाहे वो अंबानी हो या कोई निचले तबके का व्यक्ति हो, मिडिल क्लास का व्यक्ति हो, गरीब से गरीब हो या अमीर से अमीर हो। कानून के समक्ष सभी व्यक्ति होते हैं, चाहे पुलिस वाला हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, सभी समान हैं। इसका अर्थ होता है विधि के समक्ष समता। यही कहलाता है कि विधि के लिए सब समान है, कानून के समान। लेकिन जो दूसरा दिया हुआ है, विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा, एक पॉइंट ये भी दिया रहता है कि विधियों का समान संरक्षण। इसका मतलब ये होता है कि कुछ वर्ग ऐसे हैं जिनको विधि का संरक्षण भी देना है, क्योंकि वो उनका शोषण हुआ है पहले, दबे कुचले तबके हैं, तो उनको क्या किया जाता है? विधि के द्वारा संरक्षण भी दिया जाता है। तो होता है ना ऐसे, जैसे कहीं कहीं आरक्षण का प्रावधान है, तो वो क्या है? विधि का संरक्षण ही है, ताकि उन लोगों को ऊपर लाया जा सके। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार को अनुच्छेद 14 से 18 तक कुल 5 अनुच्छेदों में वर्णित किया गया है। तो पूछा जाए कभी भी कि समानता के अधिकार में कितने अनुच्छेद हैं, तो 5 अधिक अनुच्छेद हैं, 14, 15, 16, 17 और 18 जो अग्रलिखित हैं। विधि के समक्ष समता जो कि अनुच्छेद 14 में है। अनुच्छेद 15 जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, यानी कि इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। कौन कौन से 5 आधार हैं? एक तो धर्म है, मूलवंश है, जाति है, लिंग और जन्म स्थान। इन 5 आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये क्या कौन अनुच्छेद बताता है? 15। लोक नियोजन के अवसर में, यानी कि नौकरियों के मामले में अवसर की समानता होगी। ऐसा किस में लिखा है? अनुच्छेद 16 में लिखा है। आप सोच रहे होंगे सर, अवसर की जो समानता है नौकरियों में वो सभी को समान नहीं है, तो ऊपर एक लाइन लिखी है ना, विधियों का समान संरक्षण, तो हमें उनको भी तो संरक्षण देना है। अनुच्छेद 17 जो कहता है अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत, और अनुच्छेद 18 में लिखा हुआ है कि उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन है। तो जब अनुच्छेद 19 से हम 22 की बात करते हैं तो इसमें अलग अलग प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। कौन कौन सी स्वतंत्रता है, एक बार हम उसको देख लेते हैं। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। अनुच्छेद 19(1) का में प्रावधान है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही समाचार पत्रों की स्वतंत्रता भी निहित मानी जाएगी। तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसका मतलब ये होता है कि जो भारत के नागरिक हैं उनको स्वतंत्रता है, वो किसी भी विषय पर अपने विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं, निश्चिंत होकर किसी भी विषय पर बात कर सकते हैं। ये संविधान की खूबी है, ये क्वालिटी है भारतीय संविधान की। समाचार पत्रों की स्वतंत्रता है। उच्चतम न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों में सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 19(1) का में प्रदत्त वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित माना है। तो जो सूचना का अधिकार है, उच्चतम न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों में ये बताया है कि सूचना का अधिकार अनुच्छेद 19(1) के का हिस्सा होगा, यानी कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है उसके अंतर्गत आएगा। संविधान के अनुच्छेद 19(1) खा जो है उसमें शांतिपूर्वक एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता है। 19(1) खा में क्या है कि आप शांतिपूर्वक रूप से निरायुध सम्मेलन कर सकते हैं। साथ ही अनुच्छेद 19(1) गा जो है
इसमें संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता है, सोसाइटी बनाने की स्वतंत्रता है, सहकारी सोसाइटी बनाने की स्वतंत्रता है। आप कोई भी संघ बना सकते हो, दल बना सकते हो, गठन कर सकते हो किसी चीज का। किसमें है ये वर्णन? 19(1) के गा में है। तो देखो पहले क्या हुआ, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी उन्होंने का में। फिर 19(1) खा में बताया कि जो शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकते हैं आप। फिर 19(1) गा में बताया कि आप संघ बना सकते हो। और 19(1) घा जो है, इसमें सर्वत्र अबाध संरक्षण संचरण की छूट है, आपको स्वतंत्रता है। किसमें? भारत राज्य क्षेत्र में। भारत के राज्य क्षेत्र में अगर आप भारत के नागरिक हो तो कहीं भी विचरण कर सकते हो, कहीं भी घूम सकते हो। सर ऐसा होता नहीं है, कहीं कहीं पाबंदियां। देखो क्या होता है, सुरक्षा की दृष्टि से, राष्ट्र हित की दृष्टि से और राष्ट्र की अखंडता को ध्यान में रखते हुए इन पर कहीं कहीं पाबंदियां होती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सर्वत्र अबाध संचरण लिखा है तो इसका मतलब ये आप कहीं भी घूमने चले जाओगे या सैनिक छावनियों में घुस जाओगे। ऐसा नहीं होता है, वहां आपको परमिट लेना होता है ना। अनुच्छेद 19(1) डा जो है के तहत भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता है। तो अनुच्छेद 1 जो डा है वो क्या कहता है कि आप भारत में कहीं भी निवास कर सकते हो, बस सकते हो। तथा अनुच्छेद 19(1) छा में के तहत कोई वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता का भी प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 1 छा जो है वो कहता है कि आप कोई सा भी व्यापार कर सकते हो, इसकी भी आपको स्वतंत्रता है। तो ऐसा नहीं है कि आप पर व्यापार थोपा जाएगा, आप पर उद्योग धंधे लगाने के लिए थोपा जाएगा कि आप यही करोगे। आप स्वतंत्र हो। भारतीय संविधान कहता है कि आप निश्चित रूप से स्वतंत्र हो कि आप इनका प्रयोग कर सकते हो। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अनुच्छेद 1 चा का लोप कर दिया गया और अनुच्छेद 1 का से लेकर अनुच्छेद 1 छा तक में दी गई विभिन्न स्वतंत्रताओं पर अनुच्छेद 19(2) से लेकर 19(6) तक में दिए गए विभिन्न आधारों पर निर्बंधन आरोपित किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 19(20) का संबंध अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से है। देखो अनुच्छेद 20 को समझो आप। अनुच्छेद 20 जो है इसमें लिखा है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो भारतीय संविधान ऐसा बनाया गया है ना कि अगर कोई अपराध करता है ना तो उसके दोष सिद्धि के संबंध में भी उसको संरक्षण दिया जाता है कि आप अपने आप को पहले कोर्ट में पेश कीजिए और अगर कोशिश कीजिए कि अपने बचाव में क्या क्या पक्ष रख सकते हो उसको रखने की भी आपको स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 21 बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है ये। इसमें जीवन का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, पर्यावरण का अधिकार, निजता का अधिकार, यात्रा का अधिकार, अनेकानेक अधिकार इसमें शामिल हैं। अनुच्छेद 21 का शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो अनुच्छेद 21 का किससे संबंधित है? शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 22 जो है, 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का प्रावधान है अनुच्छेद 22 में। अनुच्छेद 24 जो है इसमें लिखा है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों, खनन इत्यादि परिसंकटमय क्षेत्रों में नियोजन के को निषिद्ध करता है। अर्थात ये है कि अनुच्छेद 24 जो है वो हमें बताता है कि 14 वर्ष से कम आयु के जो बालक बालिकाएं हैं उनको कारखानों, खनन और परिसंकटमय क्षेत्रों में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। वहीं अनुच्छेद 23 जो है वो मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम पर प्रतिषेध है। अनुच्छेद 23 जो है वो मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है। हाँ। देखो भारतीय संसद ने जो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 बनाया है ना, उसके अंतर्गत क्या किया है कि अस्पृश्यता को ना दंडनीय अपराध घोषित किया है। किसके अंतर्गत? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के तहत। और भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21 है इसमें प्रयुक्त जो दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली है ना, इसके अंतर्गत संचरण अर्थात कहीं भी जाने का अधिकार यानी विदेश भ्रमण भी निहित है। अगर आप विदेशी यात्रा करना चाहते हो ना तो ऐसा नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट आपको रोक देगी या कोई, हाँ ऐसा हो सकता है कि आप किसी ऐसी कंट्री में जाना चाहते हो जिसमें कोई विवाद चल रहा हो भारत सरकार का, तब रोका जा सकता है आपको, है ना। कब रोका जा सकता है? जब राष्ट्र हित वहां पर टकरा रहे हो। लेकिन भारत सरकार आपको विदेश यात्रा से नहीं रोक सकती है। उच्चतम न्यायालय ने जीवन साथी चुनने के अधिकार को मूल अधिकार मानते हुए इसे अनुच्छेद 21 में निहित माना है और उच्चतम न्यायालय ने उन्नी कृष्णन बनाम
उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश मामले में संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर दिया और शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल कर दिया है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को अनुच्छेद 25 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है, जिसमें सिखों का कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार भी समाहित है। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है, ऐसा अनुच्छेद 25 बताता है। और 25 में लिखा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 26 जो है भारतीय संविधान का, जो अनुच्छेद 26 है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। अर्थात इसका मतलब होता है कि अनुच्छेद 26 के तहत आप अपने धार्मिक कार्यों को अपने हिसाब से प्रबंधित कर सकते हो। अनुच्छेद 29 का संबंध अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से है और अनुच्छेद 30 का संबंध अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षा संस्थानों की स्थापना प्रशासन करने के अधिकार से संबंधित है। संविधान भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 301 का के तहत विधिक अधिकार की श्रेणी में रख दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार उल्लिखित है। मूल अधिकारों के न्यायिक संरक्षण हेतु अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को शक्ति प्रदान की गई है। तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को शक्ति प्रदान की गई है कि वो मूल अधिकारों के न्यायिक संरक्षण हेतु जिम्मेदार हैं। सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु क्रमशः अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत कई प्रकार के विशेष आदेश जारी करते हैं। क्या करते हैं? विशेष आदेश जारी करते हैं, जिन्हें प्रादेश या रिट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रादेश या रिट कहते हैं। अब इन रिटों को हम एक एक करके देखने वाले हैं। पहली जो रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण है। क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके द्वारा क्या होता है? न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर कानूनी या असंतोषजनक हो तो न्यायालय बंदी को छोड़ने का आदेश दे सकता है। इसी को बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी का प्रत्यक्ष करना है ना, अर्थात क्या होता है? गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाता है जब, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। दूसरा है मैंडेमस, जिसे परमादेश कहते हैं। इसमें क्या होता है? परमादेश में ये रिट जो है परमादेश, यह आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इसमें किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि किसी सार्वजनिक पदाधिकारी की वजह से किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के प्रभावित हो रहे हैं, तो परमादेश जारी किया जाता है, आदेश जारी करता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। प्रतिषेध की बात करें तो जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुद्दे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसे ऐसे करने से रोकने के लिए प्रतिषेध आदेश जारी करती है। क्या होता है? जैसे कोई निचली अदालत है और वह अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके उससे आगे बढ़ के फैसला सुना रही है, तो क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है वो उसको रोकने के लिए प्रतिषेध आदेश जारी करते हैं। अधिकार परीक्षा, जो अगला है अधिकार परीक्षा। देखो, जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा उस पद पर कार्य करने से रोक देती है। तो इसी को बोलते हैं अधिकार परीक्षा, कि किसी व्यक्ति को अपने पद पर कार्य करने से रोकना कब? जब वो गैर कानूनी तरीके से उस पर बैठ गया है। उत्प्रेषण, अंतिम है जो उत्प्रेषण है। जब कोई निचली अदालत सरकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर उत्प्रेषण के द्वारा उसे ऊपर की अदालतों अधिकारी को हस्तांतरित कर देती है। अगला जो तथ्य है, संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध को हस्तांतरित कर देता युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत जब राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं तो अनुच्छेद 358 के तहत 19वें बढ़ित मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। तो ये ऑटोमेटिक निलंबित हो जाते हैं अनुच्छेद 358 के तहत। और अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य मूल अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 359 के तहत प्राप्त है।
तो अन्य अधिकारों का निलंबन जो है वो शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास है। कौन से अनुच्छेद के तहत? 359 के तहत। भारतीय संविधान का जो 44वें संशोधन के पश्चात अनुच्छेद 20 और 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 20 और 21 के तहत जो अधिकार प्राप्त है ना, उनको निलंबित नहीं किया जाता है। बच्चन साहब बनाम पंजाब राज्य मामले में उच्चतम न्यायालय ने बहुमत के निर्णय से यह अभिनिर्धारित किया है कि मृत्यु कारित करने के लिए मृत्यु दंड का वैकल्पिक दंड अनुच्छेद 14, 19 और 21 का अतिक्रमण नहीं है और संवैधानिक है। अब हमें बात करनी है प्रश्न कोश की। तब हमें प्रश्न लगाने हैं मौलिक अधिकारों से संबंधित कौन कौन से प्रश्न जो एमपीपीएससी या किसी अन्य परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को हमें देखना है। पहला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, शक्तियों का पृथक्करण। क्या है? शक्तियों का पृथक्करण स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है, शक्तियों का पृथक्करण। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? ये बताना है आपको निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए, इसका सही आंसर है। भारतीय संविधान में मूल अधिकार को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था, ये कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विकास विश्व के साथ किया गया एक समझौता कहा था? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने ऐसा कहा था। मूल अधिकारों पर संविधान सभा में हुई बहस में भाग लेते हुए डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने कहा था, यह हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा और सभ्य विश्व के साथ किया गया एक समझौता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मौलिक अधिकार क्या हैं? मौलिक अधिकार क्या हैं? तो इसका सही आंसर है मौलिक अधिकार बाध्य योग्य हैं। कैसे हैं? मौलिक अधिकार बाध्य योग्य हैं। भारतीय संविधान में सामाजिक आर्थिक एजेंडे को साकारित करने के लिए बाध्य योग्य और अबाध्य योग्य दोनों तरह की व्यवस्थाएं समाहित हैं। मौलिक अधिकार बाध्य योग्य हैं और नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो अबाध्य योग्य हैं। अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि, क्यों कहा जाता है ये लिखा हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है, पहला, चौथा और पांचवा। तो देख लेते हैं अपन। यह संविधान में उल्लिखित होते हैं, ठीक है। यह प्रजातांत्रिक होते हैं, तो ऐसा नहीं है। यह कल्याणकारी होते हैं, ये सही है। संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं है, इसीलिए भी ये सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मौलिक अधिकार है ना, तो पहला ऑप्शन है कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते। किए जा सकते हैं आपातकाल के दौरान। प्रधानमंत्री के दोषों से निलंबित हो सकते हैं? नहीं। राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं। हाँ, राष्ट्रपति की इच्छा पर नहीं है ऐसा। आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, ये सही आंसर है। ये जो क्वेश्चन है यूपीपीसीएस की प्री 2019 में पूछा गया है कि भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और बताना है कि सही उत्तर का चयन करना है। ये राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है, ये सही आंसर है। अर्थात एक है तो इन दोनों में एक है नहीं, तो ये होंगे नहीं, है ना, एलिमिनेट हो गए। ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है, दूसरा भी सही है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारों की बिल की भांति नहीं है। तो चौथा तो गलत है, चौथा है नहीं, है ना। इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और तीसरा। ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, जो 41वीं 44वीं बीपीएससी और यूपी लोअर सब मेंस में भी पूछा गया है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो इसका सभी को आंसर पता है। अनुच्छेद 12 से 35 में भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि 45वीं बीपीएससी में पूछा गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए कानूनों
नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है, तो ये है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 जो है वो भारतीय संविधान के जो संवैधानिक प्रावधान है उन पर प्राथमिकता देता है, किसको? संसद और राज्य विधान पालिकाओं के द्वारा बनाए गए कानूनों पर। इसको समझ लो आप। संविधान के अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान है कि संघ तथा राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनता हो या उनको कम करता हो, न्यून करता हो। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में बनाया गया है तो वह कानून उल्लंघन की मात्रा तक शून्य हो जाएगा। जिस हद तक वो कानून उल्लंघन कर रहा होगा ना मौलिक अधिकारों का, वहां तक कानून को क्या कर दिया जाएगा? शून्य कर दिया जाएगा। ऐसा किस आर्टिकल में लिखा है? अनुच्छेद 13 में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? तो इसका सही आंसर है मौलिक अधिकार। क्या है? मौलिक अधिकार इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों के द्वारा प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 14 से 18 में समता का अधिकार प्रदान किया गया है। किसमें? 14 से 18 में। IAS प्री 2002 में पूछा गया था। सोचो, इतना सरल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, समानता का अधिकार संविधान के अनुच्छेदों में से किन के अंतर्गत दिया हुआ है? तो समानता के अधिकार की बात हो रही है, तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 14, 16 और 15। क्योंकि अगर कथन वाला होगा ना आंसर, तो इसका आंसर होगा 2, 3, 4। कौन सा है? 2, 3, 4 इसका सही आंसर है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? किस पर? विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। तो अनुच्छेद 14 जो है वो विधायन सत्ता पर नियंत्रण लगाता है। यह उपबंध कहता है कि किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो नागरिक हो या विदेशी, सब पर यह अधिकार जो है लागू होता है। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14 जो है वो कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। देखो, MCQ लगाने का यही फायदा होता है कि हमारे दिमाग में ये फिट हो जाता है कि किस किस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 14। कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना जाएगा। विधि या नियम या कानून का अधिराज्य का क्या मतलब है? तो इसका मतलब होता है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब होता है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। इसका सही अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 18 जो है ये कहता है कि धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, समता का अधिकार। क्या है इसका सही आंसर? ऑप्शन डी, समता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 19 को हमें छोड़ना होगा, स्किप करना होगा, ये पुराना क्वेश्चन हो गया है ना। क्वेश्चन नंबर जो 20 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी और गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़े अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? तो इसका जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद 15 का 5। क्या है? अनुच्छेद 15 का 5। इसमें क्या है? सरकारी जो सरकारी संस्थान है और गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं इसमें। इनमें पिछड़े वर्गों को, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हेतु क्या है? आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। किसमें? शिक्षण संस्थाओं में। इसलिए अनुच्छेद 15 का 5 है। अगर नौकरियों की बात होती तो 16 का 4 लगाना पड़ता फिर हमें। संविधान के अनुच्छेद 15(5) के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़े अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 21 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार OBC अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं? क्या लिखा हुआ है?
ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 15(4) और 16(4) में आरक्षण का प्रावधान है, किसके लिए? ओबीसी के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में, यहाँ लोक नियोजन की बात हो रही है ना, लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता का प्रतिभूति प्रदान करता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 16(1) और 16(2). क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्नलिखित में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्नलिखित में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है आर्थिक समानता। क्या है इसका सही आंसर? आर्थिक समानता इसमें सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन दोबारा से पढ़ रहे हैं, आप समझने की कोशिश करेंगे। भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्नलिखित में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? तो आर्थिक समानता नहीं है, जबकि कानून के समक्ष समानता, अवसर की समानता और सामाजिक समानता शामिल है। यहाँ कथन और कारण दिया हुआ है और बताना है कि क्या सही है ना। तो लिखा हुआ है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न भिन्न व्यवहार कर सकता है। सही बात है, समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी, यह भी सही है। ए और आर दोनों सही हैं, और जो ए है, ए का सही स्पष्टीकरण है आर। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन एवं मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम बनाया है? क्या लिखा हुआ है? भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम बनाया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ए बी सी को हमें मिलाकर पढ़ना होगा। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द, ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना और अनुच्छेद 16 को भी मिलाकर पढ़ना, इस तीनों ही इसके आंसर हैं। देखो, सर्वोच्च न्यायालय ने रणधीर सिंह बनाम भारत संघ मामले में क्या किया? 1982 में यह अभी निर्धारित किया कि अनुच्छेद 14 और 16 को संविधान की प्रस्तावना के अनुच्छेद 39D के प्रकाश में अर्थान्वित करते हुए समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत के अनुच्छेदों से निष्कर्षणीय है तथा इनको संगत वर्गीकृत और असंगत वर्गीकरण पर आधारित असमान वेतन मानों के मामले में उचित ढंग से लागू किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर जो 26 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय ने को समान कार्य के लिए समान वेतन मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति दी गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 14 को और 16 के साथ पढ़ने पर। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? ये प्रश्न तो ना एमपीपीएससी ने कई बार पूछा है, और अभी हाल ही में हुई एमपीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा में भी पूछा गया था। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 17। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता, तो ये वही क्वेश्चन है, अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात करता है, तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 17। तो क्या है, जो क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो जाता है ना, उसको हम स्किप कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 31 जो है इसको भी स्किप कर रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 32 को पढ़ लेते हैं। ये एमपीपीएससी 2015 में पूछा गया प्रश्न है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 17। देखो, ये क्वेश्चन क्या है, घुमा के पूछा गया है, क्वेश्चन वही है ना, और कितना घुमा के पूछा गया है। लिखा है, SC ST को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 17 के तहत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, समता का अधिकार। क्या है? समता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 34 है, क्वेश्चन नंबर 34, भारत में अस्पृश्यता के निवारण के लिए किन उपायों द्वारा किया जा रहा है? तो एक तो किया जा रहा है, देखो, कानून बनाकर, है ना,
दूसरा शिक्षा की उन्नति के द्वारा भी, जनगणना के द्वारा भी किया जा रहा है, इसका ये भी सही आंसर है, और नौकरियों में प्रवेश दिलाकर, ये इसका सही कारण नहीं है। तो ये तीनों ही कारण सही है। यहाँ कथन और कारण बताना है हमें। तो कथन है कि अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है और अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। ये दोनों ही सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? तो भिन्न वर्ग में आता है, ये लिखा हुआ है, इसका आंसर इसमें नहीं दिया है। दिए गए अनुच्छेदों में 19 अन्य से भिन्न वर्ग में आता है। यह स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन करता है, जबकि अन्य तीनों अनुच्छेद जो हैं वो समानता के अधिकार का वर्णन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मूल अधिकार का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 19। ये सभी को पता होता है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 19। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? किसकी? प्रेस की। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी। ये भी क्वेश्चन वही है, तो इसको भी हम छोड़ रहे हैं। हाँ, इस क्वेश्चन को देख लो। लिखा है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना खालिस्तान के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जो है अनुच्छेद 19(1) के तहत, ए के तहत जो है ये मौलिक अधिकार है राष्ट्रीय झंडे को फहराना भवन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 44 है कि स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है कि घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं, तो ये नहीं आता है। शांतिपूर्ण इकट्ठे होना इसके अंतर्गत आता है। एकत्रित जनता जिसको हथियार नहीं रखना चाहिए, और इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है, ये भी सही है। लेकिन जो इसका आंसर है वो ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अवांछनीय आलोचना के आधार पर क्या किसी की व्यक्ति की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है? ये जो है उत्तराखंड पीएससी में पूछा गया है और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 21। अनुच्छेद 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? तो अनुच्छेद 21 जो है इसका सही आंसर है। यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया प्रश्न है ये कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को सम्मिलित किया गया है? अनुच्छेद 21 के तहत। माफ कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21 जो है वो विदेश यात्रा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? तो आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन डी, ये तीनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 50 है जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन है, इसके बाद के क्वेश्चन अगले पार्ट में लगाएंगे। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? इसका जो सही आंसर है एकांतता का अधिकार। कौन सा? एकांतता का अधिकार जो है वो 19(1)(d) के साथ मिलाकर पढ़ने पर, 19(1)(d) के साथ 21 को मिलाकर पढ़ने पर एकांतता का अधिकार आपको प्रदान करता है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा।